Welcome to lecture number 7 on differential equations। आज के लेक्चर में हमारे टॉपिक्स ये हैं। फर्स्ट, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। सेकंड, यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन। थर्ड, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस। फोर्थ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। फिफ्थ, linear dependence and independence. Sixth, the Roskian of functions. And lastly, some exercise questions. तो हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। A linear differential equation of order n is written as a naught of x dny by dxn plus a1 of x into dn minus 1 y by dxn minus 1 plus up to so on plus a n of x into y is equal to r of x, where y is dependent variable and x is independent variable and a naught of x is not equal to 0। तो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट के लेक्चर्स में ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमने nth ऑर्डर जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है जो कि इक्वेशन 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट की गई है। आप देख सकते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं a0 a1 अप टू an, ये फंक्शन ऑफ x हो सकते हैं। इसके बाद राइट हैंड साइड पे आपको r ऑफ x नज़र आ रहा है, तो ये भी फंक्शन ऑफ x है। If r of x is equal to 0 then it is homogeneous, otherwise it is non-homogeneous equation। तो अगर हमारे पास राइट हैंड साइड पे फंक्शन ऑफ x ना हो बल्कि 0 हो तो उस केस में ये इक्वेशन 1 होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n कहलाती है। और अगर 0 से हट के कोई क्वांटिटी हो, कोई कांस्टेंट नंबर 2, 3 या कोई फंक्शन ऑफ x हो, तो फिर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हम जो भी डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ेंगे या उनका सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे तो वो सारी डिफरेंशियल इक्वेशंस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी। मींस उनका जो ऑर्डर होगा वो 1 से ग्रेटर होगा। तो इससे पहले हमारे जो भी लेक्चर्स थे उनमें हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को टैकल किया। उसमें भी वैरायटी ऑफ टाइप्स और वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हमने सॉल्व करने की कोशिश की। तो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है y डबल प्राइम प्लस 4y प्राइम प्लस 3y इक्वल टू x पावर 2 इंटू ई पावर x। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर इक्वेशन 1 के साथ इसे कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे जो a नॉट ऑफ x है वो 1 के इक्वल है, a1 ऑफ x 4 के इक्वल है और a2 ऑफ x 3 के इक्वल है। r ऑफ x x पावर 2 इंटू ई पावर x के इक्वल है। क्योंकि ये 0 नहीं है तो इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर लीनियर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमारे पास दूसरी एग्जांपल है 1 माइनस एक्स पावर 2 इंटू वाई डबल प्राइम माइनस 2x y प्राइम प्लस 20y इक्वल टू 0। अगेन ये भी हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें a नॉट ऑफ x 1 माइनस एक्स पावर 2 की इक्वल है, a1 ऑफ x माइनस 2x की इक्वल है और a2 ऑफ x 20 के इक्वल है। यहाँ पे r ऑफ x इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये है ये सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के अंदर एक डिफरेंस ये भी है इन एग्जांपल्स में कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें जो कोफिशिएंट्स हैं a0, a1 और a2 ये कांस्टेंट हैं, जबकि इक्वेशन 2 के अंदर ये कोफिशिएंट्स वेरिएबल भी हैं, मींस फंक्शन ऑफ x भी हैं। हमारे पास थर्ड एग्जांपल है sin x इंटू वाई ट्रिपल प्राइम माइनस 2x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू वाई प्राइम प्लस 20y इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ x। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास
थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें ए नॉट ऑफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स है, ए वन ऑफ एक्स 0 है, ए टू ऑफ एक्स माइनस 2x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की इक्वल है, और ए थ्री ऑफ एक्स 20 के इक्वल है। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आर ऑफ एक्स साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स की इक्वल है। इसका मतलब ये है ये डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड ऑर्डर लीनियर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। आई होप यहाँ से आपको हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आइडिया हो गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन। तो अब हमारी जो भी डिस्कशन होगी वो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस से रिलेट कर रही होगी। तो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक थ्योरम में रिजल्ट है। वो रिजल्ट ये है कि इफ़ द फंक्शंस ए नॉट ऑफ एक्स, ए वन ऑफ एक्स अप टू ए एन ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स आर कॉन्टिन्यूस ओवर इंटरवल आई and a naught of x is not equal to 0 on I, then there exists a unique solution to initial value problem a naught of x into yn plus a1 of x into yn minus 1 plus up to so on plus a n of x into y equal to r of x, where the initial conditions are y at x naught equal to c1, y prime at x naught equal to c2 up to so on yn minus 1 at x naught equal to cn, where x naught belongs to the interval I and c1, c2 up to cn are n non constants। यहाँ पे ये जो थ्योरम है ये हमें बताता है कि हमारे पास अगर एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हो जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ये प्रॉब्लम जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन है nth ऑर्डर की और उसके साथ n कंडीशंस भी गिवन हैं, और इसमें जो हमारे पास कोफिशेंट्स हैं ए नॉट ऑफ एक्स, ए वन ऑफ एक्स अप टू ए एन ऑफ एक्स, और साथ साथ राइट हैंड साइड आर ऑफ एक्स, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें कि वो गिवन इंटरवल पे कॉन्टीन्यूस हों, तो फिर हमारी जो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे ये चूँकि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की कंडीशन है कि एक्स नॉट गिवन इंटरवल में से ही होना चाहिए, और जो इनिशियल कंडीशन के अंदर कांस्टेंट्स मौजूद हैं c1, c2 अप टू cn, ये सारे कांस्टेंट्स नॉन कांस्टेंट्स हैं। तो इस तरह की सिचुएशन जब भी हमारे पास होगी तो उस केस में ऐसी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इफ़ द कंडीशन ऑफ अबव थ्योरम आर सेटिस्फाइड then the differential equation is called normal on interval I। तो अगर ये थ्योरम के अंदर जो डिफरेंशियल इक्वेशन पे कंडीशंस हैं, ये अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही हो तो हम कहते हैं कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इंटरवल पे नॉर्मल है। तो ये कंडीशंस क्या हैं? ये कंडीशंस ये हैं कि ए नॉट ए वन अप टू ए एन जो कोफिशेंट्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, और आर ऑफ एक्स जो राइट हैंड साइड है, ये गिवन इंटरवल पे कॉन्टीन्यूस होने चाहिए, और इसमें जो लीडिंग कोफिशिएंट है ए नॉट ऑफ एक्स वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए इंटरवल पे। इसका मतलब ये है जिन पॉइंट्स पे ए नॉट ऑफ एक्स 0 के इक्वल होगा तो हम उन पॉइंट्स को एक्सक्लूड कर देंगे इंटरवल में से, ताकि गिवन इंटरवल पे इक्वेशन नॉर्मल हो। हमारे पास नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशंस पे फर्स्ट एग्जांपल है, find the interval on which x power 2 y double prime plus x y prime plus n power 2 minus x power 2 into y equal to 0 where n is real is normal। तो यहाँ पे हमें एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और हमें ये बताना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस इंटरवल पे नॉर्मल है। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम इंटरवल एज्यूम करेंगे रियल लाइन, और देखेंगे कि क्या यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन आती है रियल लाइन पे कि कोई ऐसा पॉइंट जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को नॉर्मल ना होने दे रहा हो, तो हम ऐसे पॉइंट को रियल लाइन में से एक्सक्लूड कर देंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे ए नॉट ऑफ एक्स इक्वल है एक्स पावर 2 के, ए वन ऑफ एक्स इक्वल है एक्स के, और ए टू ऑफ एक्स इक्वल है एन पावर 2 माइनस एक्स पावर 2।
यहाँ पे आप देख सकते हैं all the coefficients a0 of x, a1 of x and a2 of x are continuous on the real line minus infinity to infinity। चूँकि यहाँ पे a0, a1, a2 सारे पोलिनोमियल्स हैं और पोलिनोमियल्स हमेशा सारे रियल लाइन पे कॉन्टीन्यूस होते हैं, इसलिए ये कॉन्टीन्यूटी की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसके बाद हमने नेक्स्ट ये देखना है कि a0 of x जो है वो कहीं किसी पॉइंट पे ज़ीरो तो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आप देखें आल्सो a0 of x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सेप्ट एट x इक्वल टू ज़ीरो। तो ये x पावर 2 जो है, जो कि a0 of x की वैल्यू है, ये बाकी सारे रियल नंबर्स पे ज़ीरो के इक्वल नहीं होता एक्सेप्ट x इक्वल टू ज़ीरो पे। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक ऐसा पॉइंट मिल गया जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को नॉर्मल नहीं होने दे रहा, और वो पॉइंट है x इक्वल टू ज़ीरो। दस द डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ नॉर्मल ऑन ओपन इन सब इंटरवल्स माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो एंड ज़ीरो टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने रियल लाइन में से ज़ीरो को एक्सक्लूड कर दिया है, बाकी जो भी हमारे पास नंबर्स हैं उन पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन नॉर्मल है। आई होप यहाँ से आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन के नॉर्मल होने का क्राइटेरिया समझ आ गया होगा। अब हम इसी पे एक दूसरी एग्जांपल देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है फाइंड द इंटरवल ऑन विच अंडर रूट एक्स इंटू टी डबल प्राइम इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स पावर 4 माइनस 256 इज़ नॉर्मल। यहाँ पे हमें एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जिसमें a0 ऑफ x अंडर रूट एक्स की इक्वल है और a1 ऑफ x, a2 ऑफ x ज़ीरो हैं, और राइट हैंड साइड पे r ऑफ x किसके इक्वल है, नेचुरल लॉग ऑफ x पावर 4 माइनस 256। इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे a0 ऑफ x अंडर रूट एक्स की इक्वल है, a1, a2 इक्वल टू ज़ीरो हैं, और r ऑफ x नेचुरल लॉग ऑफ x पावर 4 माइनस 256 के इक्वल है। आप अगर देखें तो यहाँ पे जो a0, a1, a2 हैं, इनमें a1 और a2 तो ज़ीरो हैं, लेकिन a0 ऑफ x की कॉन्टीन्यूटी को अगर देखा जाए तो वो नेगेटिव रियल नंबर्स पे कॉन्टीन्यूअस नहीं है, क्योंकि वो उस पर डिफाइंड ही नहीं है अंडर रूट की वजह से। और यहाँ पे ये जो r ऑफ x है, नेचुरल लॉग ऑफ x पावर 4 माइनस 256, अगर आप देखें तो आपको पता होगा नेचुरल लॉग जो है उसकी डोमेन होती है x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो। तो यहाँ पे अगर हम कंडीशन अप्लाई करें x पावर 4 माइनस 256 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो, तो यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन आएगा x मस्ट बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4। तो इसका मतलब ये है हेयर ऑल द कोफिशिएंट्स आर कंटिन्यूअस फॉर ऑल x सेटिस्फाइंग x ग्रेटर देन 4। Hence, the differential equation is normal on open interval from 4 up to infinity। यहाँ पे x इक्वल टू 4 भी इंटरवल में शामिल नहीं होगा, क्योंकि x इक्वल टू 4 पे r ऑफ x डिफाइंड नहीं है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है लीनियर कम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस। Let f1 of x, f2 of x up to fn of x be n functions and c1, c2 up to cn are constants. Then the expression c1 f1 of x plus c2 f2 of x plus up to so on plus cn fn of x is called linear combination of given n functions। तो हमारे पास जब n functions हों f1 से fn तक, ये function of x हैं, और हमारे पास c1 से लेके cn तक n कॉन्स्टेंट्स हों, तो हम करस्पॉन्डिंग कॉन्स्टेंट्स को फंक्शंस के साथ मल्टीप्लाई करके इनका सम ले दें, तो ये एक्सप्रेशन लीनियर कम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस कहलाता है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। इफ़ f of x इक्वल टू e पावर x एंड g of x इक्वल टू x पावर 2 एंड h of x इज इक्वल टू 10x, देन 3e पावर x माइनस 4x पावर 2 प्लस 15 into 10x and minus e power x plus 11 into 10x are two linear combinations। तो आप देख सकते हैं कि लीनियर कम्बिनेशन की कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई होती आपको नज़र आ रही हैं कि यहाँ पे हमने जो लीनियर कम्बिनेशन लिया है वो f, g और h फंक्शंस का लीनियर कम्बिनेशन है, और इसमें 3, -4, 15, इसी तरह -1
और 11 ये हमारे पास स्केलर्स हैं डिफरेंट लीनियर कम्बिनेशंस के लिए। Whereas 3e power minus x plus 11 x power 2 minus 3 into 10x is not a linear combination of given functions। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन है 3e power minus x plus 11 x power 2 minus 3 into 10x, ये एक लीनियर कम्बिनेशन नहीं है गिवन फंक्शंस का, क्योंकि हमें f, g और h फंक्शंस गिवन हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें g और h फंक्शन तो यूज़ हो रहे हैं, लेकिन e पावर माइनस x हमें गिवन नहीं था, इसलिए ये गिवन फंक्शंस का लीनियर कम्बिनेशन नहीं है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन डज़ नॉट होल्ड इन जनरल। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के केस में जनरली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होल्ड नहीं करता। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम कहते किसे हैं। अगर हमारे पास एक nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो और उसके m सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हो, तो अगर उन m सॉल्यूशंस का लीनियर कम्बिनेशन भी उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो, तो फिर हम कहते हैं कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को होल्ड कर रही है। अगर ऐसा ना हो तो फिर वो वायलेशन होगी। तो यहाँ पे ये हमने स्टार्ट में देख लिया कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के केस में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जनरली होल्ड नहीं करता। तो अब हम देखेंगे कि किन स्पेशल सिचुएशंस के अंदर ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होल्ड करता है। यहाँ पे हम एक थ्योरम की सपोर्ट से इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट है, इफ़ y1 of x, y2 of x up to ym of x are m solutions of the linear homogeneous equation a0 yn plus a1 yn minus 1 plus up to so on plus an minus 1 y prime plus an into y equal to 0 on interval I, then a linear combination of the solutions c1 y1 of x plus c2 y2 of x plus up to so on plus cm ym of x where c1, c2 up to cm are constants is also a solution of this equation on interval I। तो ये हमारे पास थ्योरम के थ्रू क्राइटेरिया आ रहा है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस किन कंडीशंस में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को होल्ड करती हैं। तो उसके लिए क्या है कि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, वो लीनियर हो और होमोजीनियस हो। तो उस केस में अगर उसके m सॉल्यूशंस होंगे तो उनका लीनियर कम्बिनेशन भी उसका सॉल्यूशन होगा। तो ये हमेशा याद रखें कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के केस में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कब होल्ड करता है, जब डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर हो और होमोजीनियस हो ऑन द गिवन इंटरवल। यहाँ पे ये चीज़ें देखने के बाद हमें एक पॉइंट पता चलता है कि superposition principle does not hold for a non-homogeneous equation or a non-linear equation। तो अगर हमारे पास एक non-linear ordinary differential equation हो और उसके m solutions exist करें, तो ज़रूरी नहीं है कि उनका linear combination भी उस differential equation को hold करे। ये बात जनरली यहाँ पे कही जा रही है। ऐसे भी हो सकता है कि आप कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ले आएँ और उसके 2-3 सॉल्यूशंस भी साथ ले आएँ और उसका लीनियर कम्बिनेशन लें और अगेन वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे और आप कहें कि ये तो होल्ड कर रहा है। ये जो स्टेटमेंट है ये जनरली है कि आपको ऐसी इनफाइनाइटली मैनी एग्जांपल्स मिलेंगी जिसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होल्ड नहीं कर रहा होगा। तो जब आपको एक भी ऐसा केस मिल जाए कि जिसमें वायलेशन आ रही हो, तो फिर हम कहते हैं कि जनरली वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हो रहा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब हम यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू इन चीज़ों को चेक करते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, वी विल शो दैट e पावर माइनस एक्स एंड e पावर एक्स एंड देयर लीनियर कम्बिनेशन c1 e पावर माइनस एक्स प्लस c2 e पावर एक्स आर सॉल्यूशंस ऑफ द होमोजेनियस इक्वेशन y डबल प्राइम माइनस y इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन है y डबल प्राइम माइनस y इक्वल टू 0,
ये कैसी है, ये लीनियर है और साथ साथ ये होमोजीनियस है। तो इस केस में थ्योरम क्या कहता है कि लीनियर यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होल्ड करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो y1 हमारे पास है e पावर माइनस एक्स और y1 प्राइम किसके इक्वल है, माइनस ई पावर माइनस एक्स। y1 डबल प्राइम किसके इक्वल होगा, e पावर माइनस एक्स के, और y1 डबल प्राइम माइनस y1 इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये है कि y1 गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये उसका सोल्यूशन है। तो यहाँ से y1 का सोल्यूशन होना वेरीफाई हो गया। इसी तरह अगर आप कंसिडर करें y2 इक्वल टू ई पावर x, तो y2 प्राइम ई पावर x की इक्वल है और y2 डबल प्राइम भी ई पावर x की इक्वल है। अगेन यहाँ पे y2 डबल प्राइम माइनस y2 इक्वल टू 0 है, तो y2 भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। which shows that e power minus x and e power x are solutions of y double prime minus y equal to 0। अब हमने एक्चुअल लीनियर कम्बिनेशन को चेक करना है कि वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो इसके लिए आप देखें, नाउ टेकिंग y इक्वल टू c1 e पावर माइनस एक्स प्लस c2 e पावर x विच इज़ इक्वल टू c1 y1 प्लस c2 y2 एंड पुटिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है y डबल प्राइम माइनस y। इसमें अगर हम y की जगह रिप्लेस कर दें इस लीनियर कम्बिनेशन को, जो कि हमने y1 और y2 की फॉर्म में लिख लिया है, c1 y1 प्लस c2 y2, तो आप देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे पहले बन रहा है c1 y1 प्लस c2 y2 होल डबल प्राइम, मीन्स इसे हमने 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है, माइनस इंटू c1 y1 प्लस c2 y2। तो आपको पता है कि डिफ्रेंशिएशन लीनियर फंक्शन है, तो इसलिए हम इसे 1 बाय 1 हर एक पे अप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे c1 और c2 कांस्टेंट्स हैं। तो जब हम डबल डेरिवेटिव को y1 और y2 पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिचुएशन बन जाएगी c1 इंटू y1 डबल प्राइम माइनस y1 प्लस c2 इंटू y2 डबल प्राइम माइनस y2। तो आप देखते हैं कि ये हमारे पास c2 इंटू y2 डबल प्राइम आ गया और c1 इंटू y1 डबल प्राइम आ गया। ये किससे, ये इस फर्स्ट एक्सप्रेशन से। और सेकंड एक्सप्रेशन से जो क्वांटिटीज़ आई हैं उनमें से हमने c1 और c2 कॉमन लेके ये यहाँ पे एक यहाँ पे लिख ली और एक यहाँ पे एक तरतीब बना ली, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि y1 डबल प्राइम माइनस y1 इज़ इक्वल टू 0, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसी तरह y2 डबल प्राइम माइनस y2 इक्वल टू 0, तो ये भी हमने शो किया हुआ है कि ये 0 के इक्वल है। अगर हम इन्हें यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास c1 इंटू 0 प्लस c2 इंटू 0 इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये है कि लीनियर कम्बिनेशन भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस केस में आपने देखा कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होल्ड कर रहा है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस। यहाँ पे आप देखें, लेट f1 of x, f2 of x up to fn of x are n functions, then these functions are said to be linearly independent on some interval I where they are defined if the equation c1 f1 of x plus c2 f2 of x plus up to so on plus cn fn of x is equal to 0 implies c1 equal to c2 equal to up to so on equal to cn equal to 0। तो हमारे पास अगर n फंक्शंस हों जो कि फंक्शन ऑफ x हैं और हमने ये देखना हो कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं या नहीं ऑन अ स्पेसिफिक इंटरवल आई, तो उसमें पहली बात तो ये है कि उन फंक्शंस को उस इंटरवल पे डिफाइंड होना चाहिए। उसके बाद हमने जब उनकी लीनियरली इंडिपेंडेंस को चेक करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक इक्वेशन कंसिडर करेंगे जिसमें उन फंक्शंस के लीनियर कम्बिनेशन को इक्वल टू 0 रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये लीनियर कम्बिनेशन है गिवन n फंक्शंस का, इसे हमने इक्वल टू 0 रखा। और इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें और हमारे पास जस्ट एक सोल्यूशन आए जिसमें सारे स्केलर्स की वैल्यू 0 आ जाए, इसके अलावा कोई नॉन ज़ीरो स्केलर ना आए, तो फिर हमारे फंक्शंस लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस कहलाते हैं। अब हम इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखें, वी शैल शो दैट द फंक्शन f1 of x equal to x, f2 of x equal to x power 2 and f3 of x equal to x cube are linearly independent on any interval I।
यहाँ पे हम शो करेंगे कि x पावर 2 और x क्यूब ये तीन फंक्शंस ये लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं। अगर आप इनका लीनियर कम्बिनेशन देखें तो इक्वेशन इस तरह की बन जाएगी, c1 f1 ऑफ x प्लस c2 f2 ऑफ x प्लस c3 f3 ऑफ x इक्वल टू 0। फंक्शंस की वैल्यू पुट कर दें, हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा c1x प्लस c2 x पावर 2 प्लस c3 x क्यूब इक्वल टू 0। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखें सॉल्यूशन कैलकुलेट करना चाहते हैं और इस इक्वेशन का, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चूँकि हमारे पास 3 अननोन्स हैं c1 c2 और c3, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास 3 इक्वेशंस बन जाएं और उनके थ्रू हम c1 c2 और c3 को कैलकुलेट करें। यहाँ पे आप एज्यूम करें कि हमारे पास गिवन इंटरवल में x0, x1 और x2 3 पॉइंट्स हैं जो कि नॉन ज़ीरो पॉइंट्स हैं और ये डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं। हम इन्हें वन बाय वन उस इक्वेशन में अगर पुट करें तो x0 पुट करने से हमारे पास इक्वेशन बनेगी c1 इंटू x0 प्लस c2 इंटू x0 पावर 2 प्लस c3 इंटू x0 क्यूब इक्वल टू 0। जब x1 रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी c1 x1 प्लस c2 x1 पावर 2 प्लस c3 x1 क्यूब इक्वल टू 0। और जब हम x2 को पुट करेंगे तो उस केस में इक्वेशन बनेगी c1 x2 प्लस c2 इंटू x2 पावर 2 प्लस c3 इंटू x2 क्यूब इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक सिस्टम है, एक होमोजीनियस सिस्टम है इन 3 अननोन्स। द अननोन्स आर c1 c2 एंड c3। हमने शो करना है कि ये फंक्शंस लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि अगर हमें कोई इसका c1 c2 c3 में से किसी की नॉन ज़ीरो वैल्यू मिल जाती है तो फिर ये जो फंक्शंस होंगे ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो होमोजीनियस सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, जब कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दिस होमोजीनियस अलजेब्राइक इक्वेशन हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू 0। लेकिन अगर आप इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व करें तो इसका एक्सप्रेशन बनता है x1 माइनस x0 इंटू x2 माइनस x0 इंटू x2 माइनस x1 इंटू x0 इंटू x1 इंटू x2। और अगर आप x0, x1 और x2 पे जो कंडीशन हमने इम्पोज की हुई हैं ये फर्स्ट स्टेटमेंट में, उन्हें अप्लाई करके देखें तो आपको पता चलेगा कि ये डिटर्मिनेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर ये 0 नहीं हो सकता इसका मतलब ये है कि गिवन होमोजीनियस सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप देख लें कि सिंस x0, x1, x2 आर डिस्टिंक्ट, डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर द ओनली सॉल्यूशन ऑफ अबव सिस्टम इज c1 इक्वल टू c2 इक्वल टू c3 इक्वल टू 0। हेंस गिवन फंक्शंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो चूँकि हमारे पास c1, c2 और c3 की सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आया है 0, इसलिए गिवन फंक्शंस लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शंस। ये जो भी टॉपिक्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये हमें हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन कैलकुलेट करने में मदद देंगे, तो ये वहाँ पे हमें ज़रूरत होंगे, इसलिए हम इन्हें पहले पढ़ रहे हैं। तो लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शंस में आप देखें कि लेट f1 ऑफ x, f2 ऑफ x up to fn of x आर n functions, then these functions are said to be linearly dependent on some interval capital I where they are defined if the equation c1 f1 of x plus c2 f2 of x plus up to so on cn fn of x equal to 0 holds for c1 c2 up to cn not all 0। अगर हमारे पास n functions हों और हमने चेक करना हो कि वो linearly डिपेंडेंट हैं या नहीं ऑन द गिवन इंटरवल आई, तो पहली बात ये कि उन्हें गिवन इंटरवल भी डिफाइंड होना चाहिए। उसके बाद हम अगेन लीनियर कम्बिनेशन को इक्वल टू 0 लेंगे इन फंक्शन का और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हो फॉर द स्केलर्स c1 c2 अप टू cn और उनमें से कुछ स्केलर नॉन ज़ीरो हों, एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो आ जाए, तो फिर ऐसे n फंक्शंस लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शंस कहलाते हैं। इन दिस केस वन और मोर फंक्शंस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग फंक्शंस। तो इस केस में फिर सिंपली हम एक फंक्शन को
बाकी फंक्शंस के लीनियर कम्बिनेशन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये भी प्रॉपर्टी है लीनियर कम्बिनेशन लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शंस की। यहाँ पे अगर आप एज्यूम करें कि C1 नॉन ज़ीरो है तो उस केस में हम F1 को इन टर्म्स ऑफ द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ अदर फंक्शंस लिख सकते हैं। द कन्वर्स इज़ आल्सो ट्रू इन दिस केस। इसका मतलब ये है कि अगर हम n फंक्शंस में से एक फंक्शन को एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ अदर फंक्शंस लिख सकें तो इसका मतलब ये होगा कि वो सारे फंक्शंस लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शंस हैं। इसके बाद एग्जांपल देखें। एग्जांपल में है शो दैट द फंक्शंस f1 ऑफ x इक्वल टू x पावर 2, f2 ऑफ x इक्वल टू x क्यूब एंड f3 ऑफ x इक्वल टू 6x पावर 2 माइनस x क्यूब आर लीनियरली डिपेंडेंट ऑन एनी इंटरवल कैपिटल I। तो यहाँ पे अब हम ये शो करेंगे कि ये फंक्शंस लीनियरली डिपेंडेंट है किसी भी इंटरवल के ऊपर। तो आप अगर यहाँ पे इसका सोल्यूशन कंसिडर करें तो आप देखें यहाँ पे f3 किसके इक्वल है 6x पावर 2 माइनस x क्यूब, और इसे हम लिख सकते हैं 6 इंटू f1 ऑफ x माइनस f2 ऑफ x, क्योंकि x पावर 2 f1 ऑफ x के इक्वल है और x क्यूब f2 ऑफ x के। तो आप देख सकते हैं कि हमने f3 को एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ f1 एंड f2 लिख लिया। इसका मतलब ये है कि गिवन फंक्शंस लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शंस हैं ऑन एनी इंटरवल I। यहाँ पे अब हम इस क्राइटेरिया को भी देखेंगे जो हमने पहले लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शंस की फॉर्म में स्टेट किया था कि अगर हम इनके लीनियर कम्बिनेशन की इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास सिर्फ यही सॉल्यूशन नहीं होगा कि सारे कोफिशिएंट्स इक्वल टू ज़ीरो हों, बल्कि कोई नॉन ज़ीरो सॉल्यूशंस भी आएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री फंक्शंस, उनकी इक्वेशन इक्वल टू ज़ीरो। अगर फंक्शंस को हम इसमें पुट कर दें तो हमारे पास ये सिचुएशन बन जाएगी। अरेंजमेंट करें तो C1 प्लस 6C3 इंटू एक्स पावर 2 प्लस C2 माइनस C3 इंटू एक्स क्यूब इक्वल टू ज़ीरो है। लेफ़्ट साइड पे एक पॉलिनोमियल है, राइट हैंड साइड पे ज़ीरो है, तो हम पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स को यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो अगर हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो x पावर 2 का कोफिशिएंट कंपेयर करने से C1 प्लस 6C3 इक्वल टू ज़ीरो आ गया, और x क्यूब का कोफिशिएंट कंपेयर करने से C2 माइनस C3 इक्वल टू ज़ीरो आ गया। यहाँ पे सेकंड इक्वेशन बता रही है कि C2 इज़ इक्वल टू C3। अगर हम अब यहाँ पे इस चीज़ को माइंड में रखें कि हमारे 3 अननोन्स हैं और 2 इक्वेशंस हैं, तो अलजेब्रा हमें ये बताता है कि ऐसे सिस्टम के इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो हम इस चीज़ को यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं। आप एज्यूम करें कि अगर हम कह दें कि C1 t के इक्वल है, वेयर t इज़ एन आर्बिट्ररी रियल नंबर, तो हमारे पास C1 इक्वल टू t पुट करने से C3 और C2 जो कि आपस में इक्वल हैं उनकी वैल्यू आ जाएगी -t/6। और अब आप यहाँ पे रियल नंबर अपनी मर्ज़ी से t को कुछ भी वैल्यू दें तो आप देखेंगे कि ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होती नज़र आएंगी। अगर मैं t को इक्वल टू 1 रखूँ तो C1 की वैल्यू आ जाएगी 1 और C2 की वैल्यू आ जाएगी -1/6 और C3 की वैल्यू भी -1/6। और आप अगर C1 इक्वल टू 1 पुट करें यहाँ पे और C3 की वैल्यू -1/6 तो देखें 1 - 1 ज़ीरो हो जाएगा, मीन्स इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास -1/6 माइनस इंटू -1/6 प्लस 1/6, तो ये भी कैंसिल आउट होकर ज़ीरो हो जाएगा, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास नॉन ज़ीरो सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं कोफिशिएंट्स स्केलर्स के लिए। इसका मतलब ये है कि गिवन फंक्शंस लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शंस हैं। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है रॉस्कियन ऑफ फंक्शंस। तो पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अभी हमने जिस तरह फंक्शंस के लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के लिए देखा कि उसका क्या क्राइटेरिया है, हम लीनियर कम्बिनेशन लेके फिर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तो वो जो मेथड है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मेथड है कई केसेस में। अगर आपके पास ज़्यादा फंक्शंस हों तो कई मरतबा आप इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमारे पास उससे बेहतर और आसान मेथड है रॉस्कियन का। इसके थ्रू हम फंक्शंस के लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट होने को चेक कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि फंक्शंस का रॉस्कियन किस तरह कैलकुलेट किया जाता है और फिर इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखें, अ वेरी एलिगेंट प्रोसीजर टू टेस्ट द लीनियर
independence or dependence of a given set of functions is the application of Roskian. तो हम रॉस्किन को फिर किस लिए यूज़ करते हैं? फंक्शंस की लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट होने को चेक करने के लिए। यहाँ पे आप एज्यूम करें लेट f1 of x, f2 of x up to fn of x be n functions. The Roskian of these functions is denoted by w of f1, f2 up to fn and is defined by. तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है रॉस्कियन के लिए, इसमें f1 से fn तक जितने आपके फंक्शंस होंगे आप वो लिखेंगे। तो यहाँ से आइडिया होगा कि आपके पास आगे सिचुएशन क्या बन रही है। तो ये डिफाइन किस तरह है, आप इसकी डेफिनेशन देखें। w ऑफ f1, f2, अप टू सो ऑन, fn इज़ इक्वल टू ये n फंक्शंस का रॉस्कियन है। तो ये हमारे पास एक n बाय n मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा और इसमें अब एलिमेंट्स की तरतीब देखें कि फर्स्ट रो में फर्स्ट एंट्री है f1 जो फर्स्ट कॉलम के अंदर है f1, इसी तरह सेकंड कॉलम में f2 अप टू सो ऑन और nth कॉलम में fn। जब सेकंड रो में आप आएंगे तो आपने फर्स्ट रो का डेरिवेटिव ले लेना है f1 प्राइम, f2 प्राइम अप टू fn प्राइम। इस तरह चलते चलते आपने फंक्शंस का n-1th डेरिवेटिव लास्ट में कैलकुलेट करना है, वो आपकी nth रो होगी। तो nth रो में n-1th डेरिवेटिव होगा फर्स्ट रो का। तो यहाँ पे आप देख लें f1 ऑफ n-1, f2 ऑफ n-1 अप टू fn ऑफ n-1। तो जब ये आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास एक फंक्शन ऑफ x होगा, w ऑफ x। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है रॉस्कियन की। This Roskian exists if all n functions are differentiable n-1 times on the interval capital I। तो हमारे जो फंक्शंस f1 से लेके fn तक जिस इंटरवल i पे डिफाइंड हैं, रॉस्कियन के लिए ये कंडीशन है कि उन फंक्शंस का कि n-1th ऑर्डर तक डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करने चाहिए उस इंटरवल पे। तो फिर आप रॉस्कियन को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको इसका आइडिया हो गया होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है जो हमें हेल्प देता है कि हम रॉस्कियन को किस तरह यूज़ कर सकते हैं फंक्शंस के लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट होने में। तो हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। इफ़ द कोफिशिएंट्स a0 of x, a1 of x up to an of x in the homogeneous equation a0 yn plus a1 yn-1 plus up to so on an-1 into y prime plus an of y an into y equal to 0 where a0 is not equal to 0 are continuous on interval I and y1 of x, y2 of x up to yn of x are n solutions of this equation, then first condition है w of x equal to w of y1, y2 up to yn is not equal to 0 for all x belonging to I if and only if y1 of x, y2 of x up to yn of x are linearly independent on capital I। तो चूँकि हम डिफरेंशियल इक्वेशंस का कोर्स पढ़ रहे हैं तो हम उसी रेफरेंस से रॉस्कियन को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि अगर हमारे पास एक होमोजीनियस इक्वेशन हो nth ऑर्डर की जिसमें a0 0 नहीं है और कोफिशिएंट्स हैं a0 से लेके an तक और इस इक्वेशन के n सॉल्यूशंस हों y1 of x, y2 of x up to yn of x और ये सारे कोफिशिएंट्स इंटरवल I पे कॉन्टीन्यूस हों, a0, a1 up to an ये कॉन्टीन्यूस हों ऑन इंटरवल I। तो हमारे पास ये जो n सॉल्यूशंस होंगे y1 से लेके yn तक, ये n सॉल्यूशंस लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे अगर इनका रॉस्कियन नॉट इक्वल टू 0 हो ऑन इंटरवल कैपिटल I। और सेकंड पॉइंट ये है कि अगर w of x0, w at x0 equal to 0 हो where x0 belongs to I is any fixed point implies w of x equal to 0 for all x in I and the functions y1 of x, y2 of x up to yn of x are linearly dependent। तो ये सेकंड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको गिवन इंटरवल में से कोई एक फिक्स पॉइंट भी ऐसा मिल जाए जिस पे रॉस्कियन 0 हो तो इसका मतलब यहाँ पे आपने एज्यूम फिर ये करना है कि w of x 0 आ रहा है।
तो उस केस में हमारे पास जो गिवन फंक्शंस होंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो यहाँ से इस चीज़ को आप माइंड में रखें कि वो x की वैल्यूज़ जिनके लिए रॉस्कियन 0 आता है उनके करस्पॉन्डिंग आपके जो फंक्शंस होते हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, और जहाँ पे इंटरवल की x की वैल्यूज़ के लिए रॉस्कियन नॉन ज़ीरो आता है वहाँ पे आपके फंक्शंस लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इससे रिलेटेड। हमारे पास एग्जांपल है, शो दैट द फंक्शंस 1 sin x cos x आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब ये 3 फंक्शंस हैं, हमने इन्हें शो करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं ऑन एनी इंटरवल i। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसके लिए हम रॉस्कियन को कैलकुलेट करेंगे। तो इनका रॉस्कियन किस तरह होगा, w ऑफ f1 f2 f3 इक्वल टू, तो अब देखते हैं फर्स्ट रो के अंदर हमने तीनों फंक्शंस को तरतीब से लिख लिया, 1 sin x cos x। सेकंड में हमने फर्स्ट रो के जो फंक्शंस थे उनका डेरिवेटिव लिया। फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया 0 cos x माइनस sin x। फिर नेक्स्ट रो में हमने दोबारा इसे डिफ्रेंशिएट किया, 0 माइनस sin x माइनस cos x। यहाँ से आप नोट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास 3 फंक्शंस होंगे तो रॉस्कियन 3/3 डिटर्मिनेंट होगा, 4 फंक्शंस होंगे तो 4/4 का डिटर्मिनेंट, 5 फंक्शंस होंगे तो 5/5 का डिटर्मिनेंट, अप टू सो ऑन n होंगे तो n/n ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व करना है। अगर आप इसे कंप्यूट करें तो ये -1 के इक्वल आता है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो बाय द प्रीवियस थ्योरम वी कैन से दैट द फंक्शंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। Hence the given functions are linearly independent on any interval capital I। इसके बाद हमारे पास दूसरी एग्जांपल है, show that the functions e power x, e power 2x, e power 3x are linearly independent। अगेन यहाँ पे आप देख लें कि फंक्शंस आपके कॉन्टिन्यूस हैं ऑन द रियल लाइन और ये डिफरेंशिएबल भी हैं। यहाँ पे 3 फंक्शन हैं तो ये इनका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि अगर हम रॉस्कियन कैलकुलेट करें तो वो क्या आता है। उसी तरतीब से हमने पहले फंक्शंस लिखे, फिर उनका फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर उनका सेकंड डेरिवेटिव। आप इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करें तो ये आता है 2 × e⁻⁶x। और आप देख सकते हैं ये एक्सप्रेशन जो है इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है, तो और साथ वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंशियल की पावर में है। इसके अलावा कहीं पे भी आपको वेरिएबल नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है ये क्वांटिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि गिवन फंक्शंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस ऑन एनी इंटरवल i। इसके बाद हम नेक्स्ट कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस देखेंगे जो आप इसके साथ सॉल्व करें ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह से डिफरेंट टॉपिक्स को हम अप्लाई कर सकते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल ऑन विच y' + 3y' + √x × y = sin x इज़ नॉर्मल। तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, हमने चेक ये बताना है कि कौन सा इंटरवल है जिस पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन नॉर्मल है। तो आप मैक्सिमम क्या एज्यूम करेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और देखेंगे क्या उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन आ रही है या नहीं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरीफाई दैट द फंक्शंस e⁻x, e⁻−2x एंड देयर लीनियर कॉम्बिनेशंस आर सॉल्यूशन ऑफ y' + y' - 2y = 0। तो एक्चुअली ये आप इसे एज्यूम कर सकते हैं कि दिस करस्पॉन्ड्स टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 3 है, एग्जामिन वेदर sin x, sin 2x, sin 3x are linearly independent for x belonging to 0 up to infinity open interval। तो यहाँ पे 0 इंक्लूडेड नहीं है, 3 फंक्शंस हैं sin x, sin 2x और sin 3x। आपने ये चेक करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामिन वेदर natural log of x, natural log of x⁻², natural log of x³ are linearly independent for x belonging to
0 अप टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। तो यहाँ पे 3 फंक्शंस नेचुरल लॉग ऑफ x, नेचुरल लॉग ऑफ x पावर 2 और नेचुरल लॉग ऑफ x क्यूब हैं। आपने इन्हें इस इंटरवल पे चेक करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या नहीं हैं। आई होप जो हमने लेक्चर के अंदर टॉपिक्स डिस्कस किए उन्हें माइंड में रखते हुए आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन हो किसी टॉपिक के अंदर तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।